ओके। कहाँ पे थी मैं? अच्छा। अम, जो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होता है यानी हाइपर कैल्सीमिया की जो कंडीशन होती है उसको कैल्सिटोनिन से ट्रीट करता है, ठीक है। अच्छा, हाइपर कैल्सीमिया इज एन इंक्रीज कैल्शियम कंसंट्रेशन। इट इज यूजुअली एसोसिएटेड विद मैलिग्नेंसी और मेटास्टैटिक डिजीज। अच्छा, क्या है कि हाइपर कैल्सीमिया जो होती है वो कैंसर और मैलिग्नेंसीज में भी हो सकती है, ठीक है। और हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की कंडीशन में कैसे होती है तो समझ में आ गया। वो पैराथायरॉयड हार्मोन हमारे कैल्शियम लेवल्स बढ़ाते हैं और अगर वो हाइपर एक्टिव होंगे तो वो और भी ज़्यादा कैल्शियम रिलीज करेंगे। पैगेट्स डिजीज जो होती है उसमें हमारी कैल्शियम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा हमारा मिल्क एल्कली सिंड्रोम एक होता है। मिल्क एल्कली सिंड्रोम क्या होता है? इसमें हमारी बॉडी के ना कैल्शियम लेवल्स बढ़ जाते हैं और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो जाती है और एक्यूट किडनी इंजरी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें कंबाइनली होती है। और ये क्यों होती है? वो लोग जो कैल्शियम और एब्जॉर्बेबल एल्कली की इनटेक बहुत ज़्यादा एक साथ कर लेते हैं। मुझे डाइट नहीं पता उसका, लेकिन वो चीज़ें जिसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है और साथ ही साथ एल्कली एब्जॉर्बेबल एल्कली फॉर्म की चीज़ें जो होती हैं, अगर वो उसको बहुत ज़्यादा ले ले एक साथ तो उससे होता क्या है, मिल्क अल्कली सिंड्रोम हो जाता है बॉडी के अंदर। मिल्क अल्कली सिंड्रोम में ये तीन चीजें होती हैं। दो चीजें तो आपको मिल्क अल्कली के नाम से ही समझ आ रहा है। मिल्क मतलब कैल्शियम, अल्कली मतलब मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, ठीक है। और किडनी इंजरी, एक्यूट किडनी इंजरी, ये तीन चीजें होती हैं तो उसकी वजह से उस कंडीशन में भी हाइपरकैल्सीमिया होता है। ग्रैनुलोमैटस डिसऑर्डर है। ग्रैनुलोमैटस डिसऑर्डर क्या होता है? ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इस डिसऑर्डर में क्या होता है, हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं फेगोसाइट्स, वो मतलब बैक्टीरिया और फंजाई को नहीं मार पाते। मतलब उनकी जो एक्टिविटी होती है वो खत्म हो जाती है मारने की, जिसकी वजह से लाइफ थ्रेटनिंग बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, बॉडी को बंदा मर भी सकता है। तो बहुत सारे पेशेंट जो हाइपरकैल्सीमिया हो जाता है जिनको ड्यू टू ग्रैनुलोमैटस डिजीज की वजह से वो एसिम्टोमेटिक होता है उनको, मतलब एसिम्टोमेटिकली उनका कैल्शियम लेवल भी बढ़ जाता है। थायराइड डायूरेटिक्स की वजह से कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है बॉडी के अंदर। इसके अलावा एक्सेसिव कैल्शियम इनटेक की वजह से बढ़ता है। और विटामिन डी जो हमारी बॉडी के अंदर है उसकी इंटॉक्सिकेशन हो जाए, और ये विटामिन डी की इंटॉक्सिकेशन डाइट से या सन से कभी नहीं होती। ये बहुत ज़्यादा विटामिन डी के ड्रग्स ले लेने से या दवाइयाँ ले लेने से हो जाती है। तो उसकी इंटॉक्सिकेशन से हमारी बॉडी में हाइपरकैल्सीमिया की कंडीशन हो जाती है, ठीक है। नंबर 343 है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म एंड इनसफिशिएंट विटामिन डी इनटेक कैन आल्सो इंड्यूस हाइपोफॉस्फेटीमिया। अच्छा, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में क्या होता है? कैल्शियम बढ़ेगा। कैल्शियम बढ़ेगा तो क्या होगा? फॉस्फेट्स कम होंगे। तो फॉस्फेट्स कम होंगे तो क्या होगा? हाइपोफॉस्फेटीमिया। और साथ ही साथ आप विटामिन डी की भी मतलब सफिशिएंट अमाउंट नहीं ले रहे हैं, तो ये सेंटेंस इसके साथ जोड़ दिया गया है, मगर हाइपर पैराथायरॉयडिज्म भी इनफ है इंड्यूस करने के लिए हाइपोफॉस्फेटीमिया। Hypocalcemia usually implies a deficiency in either the production or response of parathyroid hormone or vitamin D. अच्छा, हाइपोकैल्सीमिया किसकी वजह से होता है? या तो उसकी प्रोडक्शन कम हो गई है, या पैराथायरॉयड हार्मोन का रिस्पॉन्स कम हो गया है, या विटामिन डी के लेवल्स कम हो गए। पैराथायरॉयड हार्मोन एबनॉर्मेलिटीज। पैराथायरॉयड हार्मोन एबनॉर्मेलिटीज इंक्लूड हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। तो जो पैराथायरॉयड हार्मोन की जो एबनॉर्मेलिटीज हैं उसकी बात करते हैं। अच्छा, आतिफ कह रहे हैं कि मैं 5 मिनट्स में जो है वो कंडक्ट करना चाह रहा हूँ क्लास, तो मैं ये खत्म करा देती हूँ जितना हो रहा है, बाकी उसके बाद में ले लेंगे वकास की। सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म की वजह से होता है। की वजह से नहीं होता, सॉरी, पैराथायरॉयड abnormalities के नाम है ये हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, hypomagnesemia, vitamin D abnormalities can be caused by decreased nutritional intake, decreased absorption of vitamin D, a decrease in production or increase in metabolism, administration of probiotics cause diuresis and can also decrease calcium। अच्छा, विटामिन डी की abnormalities कैसे होती हैं? न्यूट्रिशनल इंटेक कम हो गई है उसकी, या हम लोग बहुत ज़्यादा बॉडी में कम विटामिन डी एब्जॉर्ब हो रहा है, या उसकी प्रोडक्शन कम हो गई है, या वो बहुत ज़्यादा मेटाबोलाइज हो गया है, या फिर हम ल्यूबडायोटिक्स दे रहे हैं और उसमें बहुत ज़्यादा जो है हमारा कैल्शियम जो है वो सीरम का डिक्रीज हो गया है, क्योंकि ल्यूबडायोटिक्स जो होता है वो सीरम कैल्शियम को कम करते हैं। अच्छा, विटामिन डी की बात करें, एर्गो कैल्सिफेरॉल विटामिन डी डेफिशिएंसी में हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस, ये सारी बीमारियां होती हैं, ये सब विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, ठीक है। Because vitamin D is a prohormone that is essential for normal absorption of calcium
from the gut, and deficiency of vitamin D is usually more common than either isolated calcium or phosphorus deficiency and is the commonest cause of rickets and osteomalacia. ठीक है। ये विटामिन सी के एब्जॉर्प्शन नहीं कराएगा बॉडी में अगर विटामिन डी कम होगा। अच्छा, विटामिन डी एनालॉग्स एज पारकैल्सिटॉल एंड कैल्सिटॉल। अच्छा, ये वाली चीज़ जो है ना, मुझे ये वाला एमसीक्यू ना मुझे समझ में नहीं आया कि इसको मैं ये किस तरह से है। अगर किसी को समझ आ रहा है तो एक्सप्लेन कर दे। पारकैल्सिटॉल ये एनालॉग्स है विटामिन डी की सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉइडिज्म। आई गेस जितना मुझे समझ आया मैं बता देती हूँ कि ये पारीकैल्सिट्रॉल कैल्सिटॉल जो है ये विटामिन डी एनालॉग है। इसको सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉइडिज्म में देते हैं जो कि एसोसिएटेड होता है विद किडनी क्रोनिक किडनी फेलियर। अब ये इसकी वजह से हो रहा है या इसकी ट्रीटमेंट में दे रहे हैं, इसको मुझे कोई क्लियर कर दे। ये वाला पॉइंट मुझे समझ नहीं आता। अच्छा, कैल्सिट्रायोल जो होता है उसको हम हाइपोपैराथायरॉइडिज्म में देते हैं, सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉइडिज्म में देते हैं, हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन में देते हैं, प्लेक सोरियासिस में देते हैं और ऑस्टियोपोरोसिस में देते हैं। कैल्सिटोनिन जो देते हैं वो भी विटामिन डी एनालॉग है, इसको हम हाइपर कैल्सीमिया में देते हैं, पैकेट्स में देते हैं क्योंकि कैल्शियम के लेवल्स बहुत बढ़ जाते हैं। अच्छा, कोई एग्जाम क्वेश्चन आस्किंग अबाउट नेचुरल प्रोडक्ट यूज फॉर पैकेट्स। कोई नेचुरल प्रोडक्ट आप लोग को पता है जो पैकेट्स में यूज होती है डिजीज में, तो उसको भी याद कर ले, एग्जाम में आया था। और ऑस्टियोपोरोसिस की ट्रीटमेंट के लिए देते हैं कैल्सिटोनिन। ओके। 384 टीसी का साइड इफेक्ट क्या है? स्वेटिंग, ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन। तो ये सब जो है वो है हमारी सिंपैथेटिक इफेक्ट्स है। और सिलावेशन और डायरिया जो है ये हमारी कोलिनर्जिक इफेक्ट है जो नहीं होते टीसीए की वजह से। वाइल एसएसआरआईज के साइड इफेक्ट्स हमारे पास डायरिया और सेडेशन है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा उसका थोड़ा उलट है, लेकिन इसमें कॉन्स्टिपेशन और इंसोमिया नहीं होता सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स में। डेपाग्लिफ्लोजिन की साइड इफेक्ट इज यूटीआई एंड नॉट अ साइड इफेक्ट इज कफ। अच्छा, कफ नहीं होता लेकिन यूटीआई हो जाता है इस ड्रग की वजह से। अच्छा, 350 स्टडी स्टेट ऑफ थियोफाइलिन डिपेंड्स ऑन, यानी जो स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन है थियोफाइलिन की वो तीन चीजों पे डिपेंड करती है, स्मोकिंग, एज और वेट। वेट पे भी होगी, पेशेंट बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है या जवान है, इस पे होगी। और स्मोकर है या नॉन स्मोकर है, इस पे होगी। ठीक है, ये मेरे हो गए 50 एमसीक्यूज। अच्छा, मैं इसको वाइंड अप कर देती हूँ। अगर आतिफ अभी आ रहे हैं तो आ जाए, आतिफ आप मीटिंग ज्वाइन कर लें। मैं देख लेती हूँ अगर आतिफ मीटिंग ज्वाइन कर लेते हैं, या फिर हम वकास आपका कंटिन्यू कर लें। देख लें जैसे कहती हैं आप। मैं कह रही हूँ आप शुरू करें और फिर वो बीच में आ जाए और फिर बीच में आपका खराब हो जाए। अगर उनको 5-10 मिनट और हैं, 10-15 मिनट, तो हम आपके ले लें। आपके कितने मेरे थे MCQ? कहाँ से, अब मेरे दो थे, अब मुझे एक तो आपके 5। 500 की सीरीज में कुछ थे जो आप लोग ने खुद आपस में अलॉट करे थे, एक वो थे जी जी। जब मैं नहीं थी। हम्म। और एक मैंने आपको एंड के दिए थे, शायद 100 थे या कितने थे वो, वजिया के साथ ही दिए थे मैंने, जो हमारी न्यू फाइल स्टार्ट हो रही थी उसमें थे। अच्छा, आप बताएं आपकी इसमें कितनी कहाँ से मेरे कहाँ? तो 50 थे ना, वो वाले मैं देखता हूँ। आप मुझे वो बता दें नंबरिंग अपनी, ताकि मैं वो पेज खोल लूँ, क्योंकि अगर आतिफ को आने में टाइम है तो हम 10-15 मिनट ले सकते हैं। अच्छा, ये 400 to 500 हो गए थे। जी ये तो हो गए थे। ठीक है। 501 से 550 तक किसके थे? ये बच्चे थे थे। उनके मिस विजिहा के थे। अच्छा, 551 से 600 आई गेस आपके थे। हाँ ये मैं करता हूँ, इनमें मतलब कि थोड़े से ही हैं, बाकी तो सारी वो वैक्सीनेशन ही हैं। तो वो तो याद याद करनी पड़ेंगी एज इट ठीक है, इज। आप कर तो ले वो जब कुछ तक हैं आतिफ आ इसमें। रहे हैं। बात, हाँ जब तक वो टाइम है तो वो मैं करता हूँ। अच्छा, 551 गाबापेंटिन नॉट मेटाबोलाइज्ड बाय लिवर। हाँ लिवर में मेटाबोलाइज नहीं होती, ये एक्सक्रीटेड अनचेंज, मतलब कि एक्सक्रीशन इसकी हो जाती है थ्रू यूरिन, यूरिन के थ्रू ये एक्सक्रीट आउट होती है। तो लिवर में मेटाबोलाइज नहीं होती। 552 बीटा ब्लॉकर नॉट अप्रोप्रिएट इन एंजाइना बिकॉज डिक्रीज हार्ट रेट सो इंक्रीज डायस्ट्रोल प्रोलोंगेशन। अच्छा, कुछ कहते हैं कि देते हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं देते, लेकिन खैर जो पिंडोल है ना बीटा ब्लॉकर का, स्पेसिफिकली बात उसकी हो रही है कि वो तो हम बिल्कुल भी नहीं देंगे, ठीक है, इंजाइना में। तो बाकी मतलब कि जो इंजाइना के लिए बेस्ट है ना, वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के कॉम्बिनेशन के साथ दे सकते हैं हम, उसके नाइट्रेट्स के साथ, जीटीएन के साथ। तो ये मतलब कि एज इट इज ही बस देख लें इसको, क्योंकि उसका हार्ट पे इफेक्ट सिर्फ यही आएगा ना, तो उसकी हार्ट पे जो बर्डन है ना उसको ही कम करेगा। वेन्स पे तो इसका, वेसल्स पे तो इसका कोई इफेक्ट ही नहीं है। और 553
वही आ गया जो मैं बता रहा था, बीटा ब्लॉकर्स और नाइट्रेट टुगेदर यूज डिक्रीज डायस्ट्रोल वॉल्यूम। और ये दोनों ये नहीं सॉरी, ये बीटा ब्लॉकर्स का ही बताया गया है कि नाइट्रेट्स के साथ जब देते हैं, लेकिन ये कि इंजाइना में इतने वो अप्रोप्रिएट नहीं है। ये क्या करेंगे कि डिक्रीज डायस्ट्रोल करेंगे, क्योंकि कुछ केसेस में ऐसे होता है कि बीटा ब्लॉकर उसको कम कर रहे होते हैं, लेकिन जो जीटीएन होता है या नाइट्रेट्स होते हैं वो उसको कंपनसेट कर देते हैं। तो इसलिए ना मतलब कि इनमें इंजाइना में स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द इंजाइना, तो उसमें जीटीएन के साथ ही उसको देते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को, क्योंकि उनका बेस्ट इफेक्ट आता है उसमें। आगे है जी 554, ट्रेमर इज साइड इफेक्ट ऑफ बीटा टू एगोनिस्ट बट बीटा ब्लॉकर प्रोप्रानोलोल डिक्रीज इट। ये जो होते हैं ना बीटा टू एगोनिस्ट, ये साबा लाबा वगैरह जितने भी हैं, जिनको सबा भी कहते हैं, तो ये ट्रेमर्स कॉज कर सकते हैं, इनकी वजह से होते हैं, लेकिन उनकी ट्रीटमेंट के लिए, मैनेजमेंट के लिए जो बीटा ब्लॉकर देते हैं ना स्पेसिफिकली वो प्रोप्रेनोलोल है। अच्छा, 555 विच इम्यूनोग्लोबिन नॉट अवेलेबल इन सीरम आईजीई। हाँ जी, ये सीरम, उसमें सीरम में नहीं होता आईजीई, क्यों? क्योंकि ये स्पेसिफिकली एलर्जिक रिएक्शंस जो होते हैं ना, ये उनमें एक्टिवेट होता है। तो बाकी जो जितने भी आईजीएम, आईजीजी, आईजीडी, आईजीए, वो जितने भी 5 एंटीबॉडीज हैं इंक्लूडिंग दिस, ये नहीं है, बस बाकी सारी होती हैं। बस इसको याद रखना है कि आईजीई है ना, जो स्पेसिफिकली एलर्जिक रिएक्शंस में इंक्लूड होता है। अच्छा, ओमेलिजुमाब, ये है जी एंटी आईजीई कंपाउंड है। अच्छा, ये बेसिकली ये होता क्या है, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। ये ना बेसिकली ये इंजेक्शन है एक, ठीक है, और बहुत कंट्रोल्ड इंजेक्शन है। ये जो सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं ना, ये देखिए जैसे आईजीई एसोसिएटेड एलर्जिक रिएक्शंस जितने भी हैं, मतलब कि जितने भी होंगे इसी से एसोसिएट ही करेंगे। तो जो सीवियर किस्म के एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं ना, आप कह सकते हैं कि जैसे एनाफाइलैक्टिक शॉक होते हैं, तो उसी तरह के जो एलर्जिक रिएक्शंस हैं ना, उस तरह के, मतलब कि नॉट लाइक वो नहीं होंगे, लेकिन उसी तरह के कुछ होंगे। तो उनमें ये इंजेक्शंस हम देते हैं पेशेंट को, और ये ट्वाइस इन अ मंथ लगते हैं, एक महीने में 2 ही लगते हैं, अंडर स्पेशलिस्ट केयर, मतलब कि उसकी सुपरविजन के बगैर नहीं ये लगाए जाते, उसी में लगते हैं। तो ये इंजेक्शन का नाम याद कर लें, ओमेलिजुमाब, काफ़ी मिलता जुलता है जो वो डिमार्ट से है, लेकिन ये एंटी आईजीई कंपाउंड है। और ये बेसिकली इसको ना मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज भी कहते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज भी कहते हैं, लेकिन खैर उसको याद करने की जरूरत नहीं, बस इतना ही याद करें। अच्छा, 557, रेडियो एलर्गोसोर्बेंट रास्ट, मतलब कि रास्ट टेस्ट जो होते हैं, और रेडियो इम्यूनोसोर्बेंट रेस्ट, ये जो 2 टेस्ट है ना, ये बेसिकली आईजीई की कंसंट्रेशन को मेजर करने के 2 टेस्ट हैं। मतलब कि किसी पेशेंट है, कोई बंदा है, उसको ये एलर्जिक रिएक्शंस हुए हैं किसी भी वजह से, तो उसकी जो आईजीई कंसंट्रेशन है ना बॉडी में, कि कितनी बड़ी है, जिसकी वजह से उसको एलर्जिक रिएक्शंस हो रहे हैं, तो उसको मेजर करने के ये 2 टेस्ट हैं, रास्ट और रिस्ट। ऐसे भी याद कर लें, अगर नाम याद करना है तो नाम याद कर लें, लेकिन ये बिल्कुल ही सिंपल है, ऐसे याद करना, रास्ट और रिस्ट। अच्छा, आगे 558, varicella zoster vaccines are frozen while smallpox vaccine is refrigerated at 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, स्मॉल पॉक्स का तो एज इट इज याद करने के 2 to 8 डिग्री सेल्सियस है, तो वो मतलब कि फ्रोजन क्यों उनको करते हैं, क्योंकि वो मोस्टली लाइव वैक्सीन होती हैं और फ्रेजाइल होती हैं, मतलब काफ़ी सेंसिटिव होती हैं, तो इस वजह से इनको फ्रीज करके रखा जाता होता है। 559, कॉम्प्लेक्सेशन मोस्ट कॉमन इन इमाइंस। अच्छा, जो इमाइंस के रिएक्शंस होंगे ना मोस्टली जितने भी, उनमें वो कॉम्प्लेक्स बनेंगे, मतलब कि वो सिल्वर के साथ करेगा या किसी के साथ, किसी भी मेटल के साथ करेगा या किसी भी और चीज़ के साथ करेगा ना, तो वो कॉम्प्लेक्स जरूर बनाएगा। अमाइंस के साथ याद रखें कि अमाइंस का वर्ड जहाँ भी आएगा अमाइंस के रिएक्शंस में, तो वो कहीं ना कहीं उसका कॉम्प्लेक्स एसोसिएट करेगा, कि वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा ही बनाएगा। अच्छा, 560, लिक्विड पैराफिन इनसोलुबल इन एथेनॉल। बिल्कुल जी, एथेनॉल में इनसोलुबल है, और सोलुबल किस में होती है, ये क्लोरोफॉर्म में होती है, एसीटोन में हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन हमारा इतना ही है क्वेश्चन के इनसोलुबल किस में है, तो वो एथेनॉल में इनसोलुबल है। 561, to increase absorption of a drug, make it enteric coated, increase lipophilicity and salt form to increase solubility। अच्छा, ये पहले भी डिस्कस हुआ है कि उसकी कोटिंग करते क्यों है, क्योंकि ऑब्वियसली उसको जो हमने बेस्ट उसका जो यूज़ करना है, उसको गैस्ट्रिक म्यूकोजा से बचाने के लिए, उसको इस गैस्ट्रिक सिक्रीशन से बचाने के लिए उसकी कोटिंग की जाती है, ताकि वो डिग्रेड ना हो, और जो उसका ऑप्टिमम इफेक्ट जो हम लेना चाह रहे हैं वो हो। क्योंकि कुछ ड्रग्स होती है ना, कि वो जो जिनका जो फर्स्ट अच्छा, पास मैकेनिज्म मुझे ही। पता है वो आतिफ, इसको जल्दी वाइंड अप करें, आतिफ आ गए हैं, सॉरी। चले, करें करें, आप आतिफ से करें, टू तो मैं सिक्सटी बाद तक में आपने करता हूँ। बोल दिया ना, 261, तो उसके टू सिक्सटी बाद वन से मैं आगे कर दूंगा जी, ठीक है। ठीक है, कंटिन्यू कर दीजिएगा। अभी इनसे लेते हैं, फिर सर हाँ, की क्लास के बाद हम अपना कर लेंगे, ठीक क्योंकि है, ये ठीक है। फिर चल। अच्छा मिस, मैं वैसे अवेलेबल हूँ, तो क्या नाम है, मैं ज़रा थोड़ी देर के लिए आया, लेकिन मैं मीटिंग में ही हूँ, तो अगर मेरे कोई ज़रूरत पड़ी तो मुझे टेक्स्ट कर दें।
अच्छा वो ठीक तो है। ठीक है, लेकिन आप अब मीटिंग के बाद वो करेंगे, क्या कहते हैं हाँ हाँ, वो तो मैं करूँगा, अभी 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 के लिए बस मैं थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ। ओके हाँ, कोई मसला नहीं है, बस मैं ये रिकॉर्ड हाँ कर लूंगी। आते जी तो जी, मैं मैं प्रोजेक्ट मीटिंग डाउनलोड में ही कर हूँ, दूंगी। बेफिक्र रहें, अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, तो बाद में मैं अवेलेबल ही अवेलेबल। ठीक है। ओके। ओके। अच्छा मैं अस्सलाम वालेकुम आतिफ, मैं आपके पेजेस को डाउनलोड कर देती हूँ और स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आप अपने आप को अनम्यूट कर लें आतिफ और बात कर लें। यहाँ पे थोड़ा हैवी है यहाँ पे। अस्सलाम हेलो, आवाज आ रही? वालेकुम जी, आवाज़ आ रही है। कौन सा पेज में खोलूँ? ये बस ठीक है, खोलने पहले वाला ही। एक मिनट, मैं इस रिकॉर्डिंग को बंद कर देती हूँ।